पेज नंबर इंडियन पॉलिटिक आपको ये अध्याय 64 है। इंडियन पॉलिटिक आपको ये अध्याय 64 के अंतर्गत यहाँ पे हम आपको अध्याय 64 का अंतर्गत यहाँ पर हम आपको सहकारी समितियाँ जो आपको है उनके बारे में आपको पढ़ेंगे। आइए हम इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, सहकारी समितियों के बारे में आपको, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। अंग्रेजी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। अध्याय 64 देखिए, यहाँ पर आपको 2011 का देखिए, 2011 का 57वां, देखिए 2011 का 57वां 97वां जिसे बोलते हैं, 2011 का आपको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। 2011 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला आपके यहाँ देखिए, इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। धारा 19 के अंतर्गत आप देखिए 19 में समझिए कि संविधान के खंड 3 की अनुसूची 19, संविधान के खंड 3 की अनुसूची 19 की धारा 1 की उपधारा सी, संविधान के खंड 3 देखिए, संविधान के खंड 3 की अनुसूची 19 की धारा 1 की उपधारा सी में सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया। संविधान की सहकारी देखिए, यहाँ पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। धारा 43B के द्वारा इस सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। धारा 43B में देखिए आपको संविधान के खंड राजनीति निर्देशक आपको यहाँ पर हो गया। आपको संविधान के एक नया खंड नीति निर्देशक, संविधान के जो आपके यहाँ पर देखिए राजनीति निर्देशक है। संविधान के खंड आपके यहाँ पर खंड मिटा हुआ है, देखिए संविधान के खंड यहाँ पर मिटा हुआ क्या लिखा हुआ था। तो संविधान में एक नई धारा 43B जोड़ा गया, जिसमें संविधान के खंड 4 में आपको देखिए, संविधान के खंड 4 में आपको क्या एक नई धारा 43B जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। संविधान के खंड 4 में एक नई धारा 43B जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। अब आप ये देखिए क्या कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा। 43B इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा, जिसका नाम सहकारी समितियां धारा 243 ZH से लेकर ZT तक आपको है। इसने संविधान में एक नया खंड 9B जोड़ा, जिसका नाम सहकारी समितियां धारा 243 ZH से लेकर 243 ZT तक आपको है। अब आप यहाँ पे देखिए आगे संवैधानिक प्रावधान इसका देख लीजिए। संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है? देखिए संविधान के खंड 9B में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। संविधान के खंड 9B में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। अब के सहकारी समितियों का संस्थापन, स्वैच्छिक गठन, सहकारी समितियों का संस्थापन, स्वैच्छिक गठन सदस्यों के तो सहकारी समितियों का संस्थापन, स्वैच्छिक गठन सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांत के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन एवं बंद करने संबंधी नियम बनाएंगे।
बोर्ड के सदस्यों देखिए बोर्ड के सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड का अर्थ देखिए, बोर्ड का अर्थ सहकारी समिति का निदेशक मंडल या शासी निकाय। बोर्ड का अर्थ सहकारी समिति का निदेशक मंडल या शासी निकाय, जिसे कोई भी नाम दिया जाए, जिसे समिति कामकाज के प्रबंधन के निर्देशन जिसे समिति के कामकाज के प्रबंधन के निर्देशन या नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। अब कि जिस सहकारी देखिए यहाँ पर जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा। अब बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। अब यहाँ पॉइंट नंबर 4 देखिए, पदाधिकारिक अर्थ सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष से है तथा इसमें किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल है। पदाधिकारिक अर्थ सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष से है तथा इसमें किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल है। अब आप यहाँ पर देखिए कि राज्य विधानमंडल बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंकिंग प्रबंधन, वित्त या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के सहयोजन का नियम बना सकता है। लेकिन ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। 21 निदेशकों के अतिरिक्त साथ ही सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी चुनाव में वोट देने या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होगा। सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे। सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गिनती निदेशक की कुल संख्या जो 21 है में नहीं होगी। अब के बोर्ड के सदस्यों का चुनाव देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिगामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण कर लें। बोर्ड का चुनाव कार्य अवधि पूरा होने के पहले कराया जाएगा। मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव कराने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को होगा। मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव कराने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को होगा। अब के बोर्ड का विघटन, यहाँ पर आपको यह है कि बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतिम प्रबंधन। बोर्ड का विघटन, निलंबन तथा अंतिम प्रबंधन देखिए, किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है कि बहुराज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर सहकारी बैंकों के लिए अवधि 1 साल से अधिक की नहीं होगी।
अब यहाँ पे देखिए क्या बोर्ड का विघटन, आपको एक बोर्ड का विघटन एवं निलंबन एवं अंतिम प्रबंधन, किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। बोर्ड को निम्न स्थितियों में विघटित या निलंबित रखा जा सकता है। पहला, लगातार काम पूरा नहीं करने पर या काम करने में लापरवाही बरते जाने पर, या बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या बोर्ड द्वारा आपको सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर, बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर, या बोर्ड के गठन या कामकाज में गतिरोध की स्थिति बनने पर, या बोर्ड के गठन या कामकाज में गतिरोध की स्थिति बनने पर, या राज्य के कानून के अनुसार चुनाव करवाने देखिए राज्य के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर, राज्य के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर। आगे आपके हालाँकि किसी ऐसी सहकारी समिति को के बोर्ड को विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता जहां सरकारी शेयर या कर्ज या वित्तीय सहायता या किसी तरह की सरकारी गारंटी नहीं है। बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे। बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति कामकाज को देखने के नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे। सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण देखिए, राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों के अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार खाते के अंकेक्षण का नियम बनाएगा। इसमें सहकारी समितियों के खाते के अंकेक्षण के लिए आपको अंकेक्षकों एवं अंकेक्षण सहकारी समिति की सभा द्वारा लेकिन ऐसे अधिकृत लेकिन ऐसे अंकेक्षकों या अंकेक्षण फर्मों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वीकृत पैनल से करनी होगी। प्रत्येक सहकारी समिति खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर कराना होगा। प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर कराना होगा। शीर्ष सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट देखिए शीर्ष सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पोर्टल पर रखना होगा। आम सभा की बैठक बुलाना राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर बुलाने का प्रावधान बना सकता है। सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार राज्य विधानमंडल सहकारी समिति के हर सदस्यों को सहकारी समिति के कागजात सूचना एवं खाता उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकता है। यह सहकारी समिति प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी का प्रावधान भी कर सकता है। इसके अलावा यह सहकारी समिति के सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान कर सकता है। भी कर सकता है। अब देखिए रिटर्न देखिए, प्रत्येक सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके साथ ही निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। पहला आपको देखिए कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। दूसरा खाते का अंकेक्षण रिपोर्ट। तीसरा यहाँ देखिए गौ में बचा हुआ पैसा किस तरह खर्च करना है इस संबंध में आम सभा का निर्णय। गौ देखिए सहकारी समिति की सहकारी समिति की नियमावली में किए गए संशोधनों की सूची। यहाँ पर देखिए आम सभा की बैठक की तिथि एवं चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा। आम सभा की बैठक की तिथि एवं चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा तथा
तथा आपको देखिए तथा आपको राज्य के कानून तथा आपको देखिए राज्य के कानून के प्रावधानों के तहत राज्य के कानून के प्रावधानों के तहत निबंधक द्वारा मांगी गई कोई और जानकारी। राज्य के कानूनों के प्रावधानों के तहत निबंधक द्वारा मांगी गई कोई और जानकारी। अब छोड़ देखिए निबंधक का मतलब, देखिए निबंधक का मतलब आपको निबंधक का मतलब बहुराज्य है। तो निबंधक का मतलब बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय निबंधक तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा सहकारी समितियों के लिए बनाए गए कानूनों के तहत नियुक्त किए गए सहकारी समितियों के निबंधक से हैं। निबंधक का मतलब बहुराज्य सहकारी समितियों के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय निबंधक तथा राज्य विधानमंडल द्वारा सहकारी समितियों के लिए बनाए गए कानूनों के तहत नियुक्त किए गए सहकारी समितियों के निबंधक से आपको है। अब आपको देखिए अपराध एवं दंड, यहाँ देखिए राज्य विधानमंडल आपको सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है और ऐसे अपराधों के लिए सजा तय कर सकता है। ऐसे कानून में निम्नलिखित तरह की कारगुजारियों को अपराध माना जाएगा। पहला को देखिए यहाँ पर सहकारी समिति द्वारा सहकारी समिति द्वारा आपको गलत रिटर्न दाखिल करना या गलत सूचना उपलब्ध कराना, और देश की अवज्ञा करना। जो बगैर किसी पर्याप्त कारण के अपने ली गई रकम जमा नहीं करेगा। सहकारी समिति के दस्तावेजों, कागजातों, अभिलेखों, नकदी गिरवी रखे गए सामानों को जानबूझकर अधिकृत अधिकारी को नहीं सौंपेंगे। यहाँ देखिए कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्य या पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान, कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद गलत तरीकों का इस्तेमाल करेगा। कोई व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद गलत तरीकों का इस्तेमाल करेगा। बहुराज्य सहकारी समितियों, इन कानूनों का कार्यान्वयन देखिए इस खंड के प्रावधान। अब कि इस खंड के प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों में लागू होंगे। यह कार्यान्वयन आपको राज्य विधानमंडल राज्य के कानून या राज्य सरकार द्वारा क्रमशः संसद, केंद्रीय कानून या केंद्र सरकार के हवाले से किए गए बदलावों के अनुसार होगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में कानूनों का कार्यान्वयन देखिए। आप इस खंड के कानून केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उनके द्वारा निर्देशित कानून का कोई खास प्रावधान या अंश वहाँ लागू नहीं होगा। अब देखिए मौजूदा कानून का बना रहना देखिए 2011 के 97 संविधान संशोधन 97 जिसे बोलते हैं, 2011 के 97 संविधान संशोधन के ठीक पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों से जुड़े कानून जो इस खंड से मेल नहीं खाते, संशोधन किए जाने या निरस्त किए जाने या लागू होने के बाद 1 साल की अवधि बीत जाने में से जो सबसे कम होगा तक लागू रहेंगे। पॉइंट नंबर यहाँ पर 7 देखिए, संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के लागू होने की तिथि 15 फरवरी 2012 है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से 14 फरवरी 2013 के पहले संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के अनुरूप अपने राज्यों के सहकारिता समिति अधिनियम में संशोधन कर लेने को कहा है। इसमें आपको यहाँ देखिएगा फिर से मौजूदा कानून का बना रहना 2011 के 97वां संविधान संशोधन के ठीक पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों से जुड़े कानून जो इस खंड से मेल नहीं खाते हैं, संशोधन किए जाने या निरस्त किए जाने या लागू होने के बाद 1 साल की अवधि बीत जाने में से जो सबसे कम होगा तक लागू रहेंगे। अभी हम देखिए 97 संशोधन के कारण देखिए आपको 97 संशोधन के कारण यहाँ देखिए 97 संविधान संशोधन द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को कानून में शामिल किए जाने के निम्न कारण है। पहला देखिए आपको पिछले वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान किया है और इसका काफ़ी विकास हुआ है और फिर भी यह सदस्यों के हितों की रक्षा करने तथा सहकारी समितियों के गठन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। चुनावों को अनिश्चित काल तक स्थगित रखने तथा लंबे समय तक नामजद पदाधिकारियों या प्रशासकों के ऐसी संस्थाओं का प्रभारी बने रहने के उदाहरण सामने आए हैं। ऐसा होना अपने सदस्यों के प्रति सहकारी समितियों की जवाबदेही को कम करता है। कई सहकारी समितियों
कई सहकारी समितियों के प्रबंधन में पेशेवर प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाए जाने के कारण सेवाएं एवं उत्पादकता पर बुरा असर पड़ा है। सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलाने तथा समय पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलाने तथा समय पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से इसका चुनाव कराने की जरूरत है। ऐसे में देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने तथा सदस्यों एवं लोगों के हितों की रक्षा करने तथा अपनी स्वायत्तता लोकतांत्रिक तरीका तथा प्रोफेशनल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को नई ताकत देने के लिए मूलभूत सुधार की जरूरत थी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राजसूची में 32वें नंबर पर है। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राजसूची में आपको 32वें नंबर पर और इसी के अनुरूप राज्य विधानमंडलों ने सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाए हैं। राज्य के कानूनों की संरचना में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करने में विकास के लाभ के समान वितरण के लिए आवश्यक माना गया है। फिर भी पाया गया है कि सहकारी समितियों के संतोषजनक विस्तार के बावजूद इनके कामकाज की गुणवत्ता वांछित स्तर की नहीं रही है। ऐसे में राज्यों की सहकारी समितियों के कानूनों में सुधार के लिए कई अवसरों पर एवं राज्यों की सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया है। सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी दखलअंदाजी से मुक्त रखने तथा इनका स्वायत्त ढांचा एवं कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन की अत्यधिक जरूरत महसूस की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक पेशेवर प्रोफेशनल स्वायत्त तरीके से एवं आर्थिक रूप से अच्छी तरह काम करे। इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी। आवश्यक सुधार लाने के मकसद से सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक स्वायत्त एवं पेशेवर तरीके से काम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने के संविधान में एक नया भाग ऐसी अपेक्षा की गई कि ये प्रावधान न सिर्फ सहकारी पेशेवर कामकाज सुनिश्चित करेंगे बल्कि होल्डर के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे तथा कानूनों के में आपको यहाँ पर संबंधित अनुच्छेद एक देखिए आपको अनुच्छेद आपको देखिए धारा 243 जेड एच में अनुच्छेद देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 243 जेड एच में आपको परिभाषा है सहकारी समिति का। तो परिभाषा सहकारी समिति आपको 243 जेड एच में आपको 243 जेड आई में आपको सहकारी समितियों का संस्थापन आपको 243 जेड आई में आपको सहकारी समितियों का संस्थापन आपको है। आपको धारा 243 जेड जे में आपको बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या कार्य अवधि है। धारा 243 जेड में आपको बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्य अवधि आपको है। अब देखिए धारा 243 जेड के में आपको बोर्ड के सदस्यों का चुनाव है। फिर आपको यहाँ पर देखिए धारा 243 जेड एल में धारा 243 जेड एल में आपको बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतिम प्रबंधन आपको है। धारा 243 जेड एल में आपको बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतिम प्रबंधन है। धारा 243 जेड एम में आपको सहकारी समिति खाते का अंकेक्षण है। धारा 243 जेड एम आपको सहकारी समिति का खाते का अंकेक्षण है।
धारा 243 जेड एन, देखिए धारा 243 जेड एन में आम सभा की बैठक बुलाना आपको है। धारा 243 जेड ओ, देखिए धारा 243 जेड ओ में आपको सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार है। धारा 243 जेड ओ में आपको सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार है। और धारा 243 जेड, देखिए धारा 243 जेड पी, धारा 243 जेड पी में रिटर्न है। धारा 243 जेड पी में आपको रिटर्न है। और धारा 243 जेड क्यू, धारा 243 जेड क्यू आपको अपराध एवं दंड है। धारा 243 जेड क्यू आपको अपराध एवं दंड है। और धारा 243 जेड आर, में आपको बहुराज्य सहकारी समितियों का आवेदन है। धारा 243 जेड आर, में आपको बहुराज्य सहकारी समितियों का आवेदन है। और धारा 243 जेड एस, और धारा 243 जेड एस में, आपको केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन है। और धारा 243 जेड एस, जेड एस में आपको केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन है। और धारा 243 जेड टी, जेड टी में क्या है कि मौजूदा कानून का बना है। और धारा 243 जेड टी में आपको मौजूदा कानूनों का बना रहना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको ये देखिए, ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। 1 मिनट, ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। फिर आपको आगे यहाँ पर अध्याय नंबर 65 आपके यहाँ पर है। आपको देखिए अध्याय नंबर 65 आपके यहाँ पर राजभाषा है, जिसको बोलते हैं राजभाषा, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपको देखिए कि इसमें आपको क्या संविधान के भाग, देखिए संविधान के भाग 17वां, संविधान के भाग 17वां में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है। संविधान के भाग 17, देखिए संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा से संबंधित है। संविधान के भाग 17 में आपको अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है। इसके उपबंध, देखिए इनके उपबंधों को 4 शीर्षकों में विभाजित किया गया। पहला आपको देखिए संघ की भाषा, पर आपको है संघ की भाषा, दूसरा आपको क्षेत्रीय भाषाएं, पर आपको है संघ की भाषा, दूसरा आपको क्षेत्रीय भाषाएं, तीसरा आपको है न्यायपालिका और विधि के पाठ, तीसरा आपको यहाँ पर है फिर आपको न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा, देखिए न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा आपको है। अब देखिए यहाँ पर निर्देश, अब देखिए संघ की भाषा, यहाँ देखिए संघ की भाषा, अब यहाँ देखिए संघ की भाषा के संबंध में, संघ की भाषा के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। संघ की भाषा के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध है। पहला देखिए आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है। देखिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है। हिंदी संघ की है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। अब दूसरा देखिए हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों 1950-1965 तक, हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष 1950-1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग में होता था। हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों मतलब 1950-1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप से उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग होता था, यहाँ बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा वो क्या मिस प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ है। तीसरा आपको यहाँ देखिए क्या 15 वर्षों के उपरांत तीसरा आपको 15 वर्षों उपरांत विसंग प्रयोजनों 15 वर्षों उपरांत विसंग प्रयोजन की विशेष के अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। 15 वर्षों के उपरांत विसंग प्रयोजन विशेष के अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए चौथा देखिए कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात एवं पुनः 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने एवं अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा, आपको यहाँ पर करेगा। इसमें देखिए पहला आपको यहाँ पर पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है आयोग में एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। आयोग में एक अध्यक्ष और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे। आयोग में एक 8वीं सूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि, यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात एवं पूरा 10 वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में करेगा। अब
आगे क्या है कि आयोग दिया है, समिति एक संसदीय समिति गठित की जाएगी। अब इसका दूसरा देखिए पॉइंट यहाँ पर, समिति में 30 सदस्य, देखिए समिति में 30 सदस्य होने थे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। देखिए जिसका चुनाव आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किया जाना था। अब आपको आगे यहाँ देखिए इसके अनुसार देखिए आपको क्या, इसके अनुसार 1955 में आपको राष्ट्रपति इसके अनुसार 1955 राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके अनुसार आपको 1955 राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन, सॉरी यहाँ पर इसके अनुसार 1955 में राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी का गठन नहीं किया गया। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी का गठन नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 को अधिनियमित कर दिया। इसमें संघ के सभी सरकारी कार्यों में संसद की कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने 1965 के बाद भी के साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया। ध्यान देने योग्य बात इसमें यह थी कि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। सन 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया। देखिए इनमें शामिल आपको कुछ जो देखिए जिनमें हिंदी अनिवार्य है उसमें देखिए क्या आपको यहाँ इनमें शामिल आपको केंद्र सरकार द्वारा जारी संकल्प सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्ट या प्रेस संचार। देखिए प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट और कार्यवाही पत्र जिन्हें संसद के समक्ष रखा गया और करार और समझौता, लाइसेंस परमिट, नोटिस आदि जिसे केंद्र सरकार द्वारा या किसी अन्य निगम द्वारा या केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के जरिए जारी किया गया। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं आपको क्या अब देखिए क्षेत्रीय भाषा में देखिए दूसरा आपको टॉपिक यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय भाषा। देखिए संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित उपबंध है। पहला, किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है जब तक यह ना हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। तब तक उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। उदाहरण के आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, पश्चिम बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने ओडिया को अपना। 9 उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी को अपनाया। देखिए 9 उत्तरी राज्यों से आपको जैसे 9 उत्तरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी को अपनाया। गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिंदी को अपनाया। उसी प्रकार गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी एवं गुजराती को अपनाया। जम्मू एवं कश्मीर उर्दू, जम्मू एवं कश्मीर उर्दू, कश्मीरी भाषा नहीं सिर्फ उर्दू को अपनाया। दूसरी और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। जैसे आपको मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए कुछ समय के केंद्र में राज्यों के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा
अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग होगा, परंतु दो या दो से अधिक राज्यों परस्पर संवाद के लिए हिंदी के प्रयोग अंग्रेजी का स्थान पर के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार ने ऐसे समझौते किए। अब के राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ एवं गैर हिंदी भाषी राज्यों वे राज्य जहाँ हिंदी देखिए वे राज्य जहाँ हिंदी नहीं है के मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी। इसके अतिरिक्त जहाँ हिंदी एवं गैर हिंदी राज्यों के बीच संपर्क हिंदी है, वहाँ पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे। अब देखिए आपको आगे जब राष्ट्रपति यदि मांग की जाए इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोई जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता हो तो वह ऐसी भाषा को राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। इस उपबंध का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों इस उपबंध का उद्देश्य आपको राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों की सुरक्षा करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ यहाँ देखिए संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में किए उपबंध निम्नलिखित पहला देखिए जब तक संसद अन्यथा यह व्यवस्था ना दे निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। पहला उच्चतम न्यायालय एवं प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्रवाई। दूसरा केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक अधिनियम अध्यादेश आदेश नियमों एवं उपनियमों के आधिकारिक पाठ। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सभी विधेयक अधिनियम अध्यादेश आदेश नियमों एवं उपनियमों का आधिकारिक पाठ। दूसरा देखिए हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य की किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आज्ञा एवं इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न कर दे। इसी प्रकार देखिए आपको राज्य विधानमंडल विधेयकों अधिनियमों अध्यादेशों अधिनियमों व्यवस्था एवं उपनियमों के संबंधों में किसी भी भाषा का प्रयोग अंग्रेजी के अतिरिक्त को निर्धारित कर सकते हैं, परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम अध्यादेश आदेश नियम देखिए आपको आदेश नियम एवं उपनियमों के उपनियमों का आपको देखिए हिंदी में अनुवाद आधिकारिक लेख माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रयुक्त प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ मामलों में राज्य के अधिनियमों एवं अध्यादेशों का भी हिंदी अनुवाद होगा। यदि देखिए यह अधिनियम राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों निर्णय एवं पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी संलग्न करना होगा। उदाहरण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान में इस उद्देश्य के हिंदी का प्रयोग होता है। हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में हो। उच्चतम न्यायालय के उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में हो। अतः उच्चतम न्यायालय के उन्हीं याचिकाओं को सुनता है जो केवल अंग्रेजी में हो। सन 1971 में एक याचिका द्वारा हिंदी में बहस के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत, परंतु न्यायालय आपको यहाँ देखिए प्राधिकृत अनुवाद केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 के अनुसार किसी भी केंद्रीय अधिनियम अध्यादेश आदेश नियम विनियम तथा नियमावली जो कि राष्ट्रपति के अधिकार के तत्व राजपत्र में प्रकाशित है का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्रीय भाषा हिंदी को छोड़कर में हुआ तो उससे संबंधित भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा। अब आपको विशेष निर्देश यहाँ पर देखिए संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा एवं हिंदी भाषा के उत्थान के कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए। संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा एवं हिंदी भाषा के उत्थान के कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए। आपके भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देखें यहाँ पर इस संबंध में आपको संविधान में निम्नलिखित उपबंध है, जिसमें आपको पहला देखिए
प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत निवारण हेतु संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को राज्य संघ अथवा राज्य में जैसी भी स्थिति हो प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में को अभ्यावेदन मतलब अभिवादन अभिवादन बोलते हैं आपको आवेदन करने का अधिकार। इसका अर्थ है कि किसी अभ्यावेदन इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। दूसरा देखिए प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रपति इस संदर्भ में आपको आवश्यक निर्देश दे सकता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में कहा यह उपबंध आपको राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया। अब देखिए आप कि भाषाई तीसरा पॉइंट देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच और उनकी रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति की एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच और उनकी रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेजनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कि हिंदी भाषा का विकास, यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा का विकास संविधान हिंदी के विस्तार तथा विकास के हेतु केंद्र के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता ताकि यह भारत की विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके। अब देखिए 1976 उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि तमिलनाडु में हिंदी विरोधियों के पेंशन योजना असंवैधानिक है। 1976 में उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि तमिलनाडु में हिंदी विरोधियों के पेंशन योजना असंवैधानिक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कि 1976 आपको यहाँ पर देखिए आपके पॉइंट 1976 उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि तमिलनाडु में हिंदी विरोधियों की पेंशन योजना असंवैधानिक है। अब आपको देखिए इसके अतिरिक्त केंद्र 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इसके अतिरिक्त केंद्र 8वीं अनुसूची में वर्णित हिंदुस्तानी एवं अन्य भाषाओं के रूप शैली एवं भावों को आत्मसात करके और इसके शब्दावली को मुख्यतः संस्कृत एवं गौणत अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध करने का निर्देश देता है। वर्तमान में 2019 तक आपको 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। मूल रूप से 14 हैं। ये है आपको असमिया बंगाली, देखिए आपको 22 भाषाएं वर्णित है, मूल रूप से 14 हैं। देखिए ये है असमिया बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी के बाद मराठी, नेपाली, मैथिली के मथिली भी बोलते, इसको मथिली या मैथिली की बात है। ओडिया देखिए और 96 संशोधन देखिए 96 संशोधन अधिनियम 2011 ने उड़िया को ओडिया से प्रतिस्थापन किया 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने। अब आपको देखिए ओडिया पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी देखिए पहले था डोगरी, अब हो गया डोंगरी, बोल होता है संथाली। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम सिंधी भाषा को आपको 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 तथा कोंकणी मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया। सन 2003 देखिए सन 2003 के 92 संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। फिर आपको यहाँ देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे 2 उद्देश्य है। पहला और इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब इन भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए। गठित संसदीय समिति की वेबसाइट
भारत सरकार गृह विभाग, भारत सरकार गृह विभाग के क्या है कि राजभाषा, देखिए राजभाषा अधिनियम, राजभाषा राजभाषा पे एक राज्य के अधिकार उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस एक्ट यहाँ देखिए, इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन, उक्त समिति का गठन एक्ट को 26 जनवरी 1965 को पारित होने के 10 वर्ष बाद होना था। इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन इस एक्ट के तहत देखिए, इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन आपको एक्ट को 26 जनवरी 1965 को पारित होने के 10 वर्ष बाद होना था। इस तरह 1976 में यह समिति गठित की गई। समिति ने 1976 यानी कि समिति में 30 सदस्य हैं। समिति में 30 सदस्य हैं, 26 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से। आपको यहाँ पर देखिए समिति के गठन और प्रकार संबंधित निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित है। पहला, एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 10 वर्ष गुजर जाने के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा। यह देखिए, यह इस उद्देश्य से पेश प्रस्ताव जो संसद के किसी एक सदन में पेश होगा, जिसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त होगी और जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका होगा। दूसरा देखिए, समिति में 30 सदस्य होंगे, इसमें 20 लोकसभा के होंगे, 10 राज्यसभा के। इनका चयन लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा सदस्यों तथा एकल हस्तांतरण मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होगा। देखिए, समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करे। तत्पश्चात राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे जिनमें अनुशंसाएं हो। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को प्रेषित करेंगे। जब आगे यहाँ पर कहता है कि राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत और राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति रिपोर्ट पर विचार के उपरांत और राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं। समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्री समय समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। बल्कि समिति का काम है कि वह अपनी रिपोर्ट, अपनी अनुशंसाएं सहित समिति का काम है कि वह अपनी रिपोर्ट, अपनी अनुशंसाओं सहित राष्ट्रपति को सौंप दे। ऐसा वह केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग को परखने के बाद करेगी। वास्तविक स्थिति को परखने के लिए अन्य विधियों को अपनाने के अलावा समिति केंद्र सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करेगी, जहां कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा दफ्तरों को हिंदी के महत्तम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि संविधान के उद्देश्य राजभाषा अधिनियम को प्रावधान कार्यान्वित किया जा सके। इस उद्देश्य समिति ने 3 उप समितियां गठित की। तीनों उप समितियों से निरीक्षण करवाने के कई मंत्रालय विभाग को भी 3 भागों में बांट दिए गए। इसके अलावा कई उद्देश्यों तथा अन्य संबंध मामलों राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के लिए तय किया गया कि विविध क्षेत्रों से गणमान्य जैसे शिक्षा न्यायालय स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मंत्रालयों विभागों के सचिवों से मौखिक प्रमाण हासिल किया जाए। इस समिति द्वारा केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को संविधान द्वारा निर्दिष्ट इस समिति द्वारा केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को संविधान द्वारा निर्दिष्ट राजभाषा संबंधी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में समीक्षित किया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसमें उल्लिखित नियमों के आलोक में भी यह समीक्षा हो। एतत् विषयक सरकारी विज्ञप्तियों निर्देशों को संज्ञान लिया जाए। समिति के संदर्भ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस व्यापक होने के चलते
यह और भी देखिए, यह और भी प्रासंगिक देखिए, यह और भी प्रासंगिक आयामों का आकलन करती है। ये आयाम है स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम, सरकारी सेवाओं में भर्ती का तरीका, विभागीय परीक्षाओं का माध्यम देखिए आदि। राजभाषा देखिए, राजभाषा के अनेक पक्षों के देखिए, राजभाषा के अनेक पक्षों के विस्तार को संज्ञान में लेते हुए और वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए समिति ने जून 1950 तथा अगस्त 1986 में हुई। देखिए वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति ने जून 1950 तथा अगस्त 1986 में हुई अपनी बैठकों में फैसला किया कि वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भागों पार्ट्स में पेश करेगी। रिपोर्ट का हर भाग राजभाषा नीति के खास पक्ष से संबंध होगा। समिति के देखिए, समिति के सचिव, समिति सचिवालय के देखिए, समिति के सचिव, समिति सचिवालय के अध्यक्ष हैं। उनकी मदद के लिए आपको अवर सचिव तथा अन्य अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं। वे समिति के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में हर संभव सहायता करते हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन है। दर्जा यहाँ पे देखिए 2004 में भारत सरकार ने एक नई भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषा को बनाने का फैसला किया। 2006 में देखिए, 2006 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मानदंड तय किए। अब तक 2019 तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिल चुका है। अब यहाँ पे जिसका आपको तालिका 65.1 यहाँ पे देखिए, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि तालिका 65.1 आप यहाँ पर है कि देखिए तालिका 65.1 में आपको देखिए भाषा 65.1 में भाषा को शास्त्रीय भाषा दर्ज तालिका 65.1 में आपको भाषा देखिए, यहाँ पर भाषा जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, जिसमें आपको पहला आपको है तमिल, 2004 में इसको घोषणा हुआ था। 2004 में आपको तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। फिर आपको संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में मिला। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में मिला। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और आपको ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। अब देखिए इसके लाभ क्या हैं। क्लासिकल लैंग्वेज घोषित हो गई तो उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जहां उस भाषा की पढ़ाई होती है। और इसके अलावा गणमान्य विद्वानों को 2 बड़े पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव तैयार हो जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह कम से कम शुरुआत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करें, जिन पर उक्त भाषा के समान विद्वान स्थापित हो। आपको यहाँ पे देखिए एक तालिका तालिका 65.2 में आपको क्या है, राजभाषा संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में आपको है। देखिए तालिका 65.1 में आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि तालिका 65.1 अब यहाँ देखिए तालिका 65.1 में आपको क्या है, तालिका 65.1 में आपको विषय वस्तु जो आपके यहाँ पर तालिका 65.1 में आपको अनुच्छेद 327 में आपको क्या है, देखिए आपको तालिका 65.2 में आपको राजभाषा संबंधित अनुच्छेद एक नज़र आपके यहाँ पर है। इसमें आपको यहाँ देखिए क्या अनुच्छेद 343 आपको संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343 जो आपको वह संघ की अनुच्छेद 343 आपको संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 344 आपको राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति है। अनुच्छेद 344 जो आपको राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति है। अनुच्छेद आपको देखिए आप ये दोनों आपको संघ की भाषा, ये आपको अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 आपको संघ की भाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 300 आते हैं। अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 आपको संघ की भाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 343 आपको संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 344 आपको राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। अब आते क्षेत्रीय भाषा देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 345 जो आपको है वो आपको राज्य की राजभाषा अथवा भाषा। 346 जो आपको है वो एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संख्या। अनुच्छेद 327 जो आपको किस संख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। जनसंख्या के किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित
प्राप्त हुआ किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोई जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान आपको हैं। अब देखिए क्षेत्रीय भाषा में आपको 3 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 327। अब आते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की भाषा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा के अंतर्गत 2 अनुच्छेद आपको अनुच्छेद उच्च न्यायालय की भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब क्या अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रयोग विधेयकों की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 जो आपका वो आपको सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा आपको है। अनुच्छेद 349 में आपको क्या, अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित, अनुच्छेद 349 में आपको क्या भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 349 जो आपको वह भाषा से संबंधित कुछ विशेष अनुच्छेद 349 जो आपको है वह भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के देखिए, अनुच्छेद 349 जो आपका अनुच्छेद 349 जो आपको है वो भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया आपको है। अनुच्छेद 349 जो आपका है वो भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया आपको है। अब देखिए आप आगे देखिए विशेष विनिर्देश देखिए, आप विशेष विनिर्देश यहाँ देखिए जिसको बोलते हैं डायरेक्टिक्स यहाँ देखिए अनुच्छेद 350 जो आपको है वो आपको शिकायत निवारण प्रतिनिधित्व के प्रयुक्त भाषा। आपको अनुच्छेद 350 जो आपको है वो आपको शिकायत निवारण को प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा है। देखिए अनुच्छेद 350 जो आपको है वह शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा है। अनुच्छेद 350 ए जो आपको है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा। अनुच्छेद 350 ए जो है वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और अनुच्छेद 350 बी जो है वो आपको भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 350 बी जो आपको वह भाषाई अल्पसंख्यकों अनुच्छेद 351 जो आपको अनुच्छेद 351 आपको हिंदी भाषा के विकास के भी निर्देश है। अनुच्छेद 351 आपको हिंदी भाषा के विकास के भी निर्देश आपको देता है। इस तरह से आपको यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ इसको भी देख लेते हैं। इसके लाभ के अनुसार हम कर लेते हैं। इसके लाभ यहाँ पर देखिए, अब इसके मानदंड यहाँ देखिए किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के आधार 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता को प्राचीन साहित्य ग्रंथ राशि जिसे वक्ताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी बेशकीमती मान्यता तथा एक साहित्यिक परंपरा हो जो कि मौलिक हो तथा दूसरे भाषा भाषी समुदाय से उधार न ली गई हो। चूँकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आज से भिन्न है, तो क्लासिकी भाषा और इससे उत्पन्न रूप एक बीच एक फर्क है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर अभी हम देखिए क्या कि इसके मानदंड क्या हम देखिए, इसके शास्त्रीय भाषा निर्धारण करने का क्या मानदंड होती है हम देखिए किसी भाषा किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के आधार 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज। फिर से देखिए किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के आधार 1500 से 2000 वर्ष पुराने इसके प्रारंभिक ग्रंथों में दर्ज इतिहास की पौराणिकता को प्राचीन साहित्य ग्रंथ राशि जिसे वक्ताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी बेशकीमती मान्यता एक साहित्यिक परंपरा हो जो कि मौलिक होता दूसरे भाषा भाषी समुदाय से उधार न ली गई हो। चूँकि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आज से भिन्न जो क्लासिकी भाषा और इससे व्युत्पन्न रूप में के बीच एक फर्क है। अब यहाँ पर देखिए आपको आगे इस तरह से देखिए आपको ये अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। आपको आगे अध्याय नंबर आपको 11 अध्याय में आपको 66 जो आपको यहाँ पर है, अध्याय में आपको यहाँ पर 66 है। 66 में आपको क्या है कि लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज आपको आते हैं कि अध्याय नंबर 66 जो आपको लोक सेवाएं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।